स्वागत है दोस्तों आपका डीपी क्लासेस में। आज हम लोग 100 लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इसका जो सिलेबस है वो आप देखेंगे, जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में इसका एक सेगमेंट है। कमीशन के एग्ज़ाम में तो इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके अलावा चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, नेट JRF का हो या सीटेट हो, इन सभी में इसके क्वेश्चंस आते हैं। कहीं से भी आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम देना है तो बिना एनवायरनमेंट पढ़े आप आगे नहीं जा सकते। तो आपके लगभग 10 to 12 क्वेश्चंस होते हैं हर जगह। मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चंस तो आपको हर जगह देखने को मिल ही जाते हैं। अब दूसरा हमारा प्रश्न ये बनता है कि हमारे सवाल कैसे बनते हैं एनवायरनमेंट से। एक तो होता है फैक्चुअल, कि जो अप्लीकेटेड है, जो उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट हैं या उनसे रिलेटेड जो स्थान हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, क्या उनकी स्थिति है, क्या नियम है, उन पर एक क्वेश्चन आते हैं जो फैक्चुअल डेटा होता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट बेस्ड। इसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, ऐसे बहुत सारे टर्म हमने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। इनको लेकर के स्टेटमेंट बेस्ड यानी कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है। तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कितना भी फैक्ट रट लें, जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक आपके वो क्वेश्चंस गलत होते ही रहेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पारिस्थितिकी तंत्र है क्या। उसमें दिया गया कि यह एक अक्रियाशील क्षेत्र है, दूसरा दिया गया यह एक बंद तंत्र है, और तीसरा दिया गया कि इसमें ऊर्जा एवं पदार्थों का सतत निवेश होता रहता है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऐसे स्टेटमेंट जब बनते हैं तो आप जानते हैं कि उसमें क्रियाशील है कि नहीं है, खुला तंत्र है कि बंद तंत्र है। तो बहुत छोटे छोटे बातें हैं जिनको आप केवल समझे रहेंगे, आपको ये रटना नहीं पड़ता है, केवल एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए, आप बहुत अच्छे से इसको हल कर पाएंगे। तो अब आइए देखते हैं हमने अपना जो टॉपिक शुरू किया है आज वो कैसे पढ़ेंगे। पहले इसको जान लेते हैं, क्योंकि आज पहला लेक्चर है इसलिए थोड़ा इस पर वर्कआउट करेंगे। स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स के हमने टॉपिक यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि क्या है इकोसिस्टम, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसमें कंपोनेंट्स कौन से हैं, और इनके जो रूल्स हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के नियम हैं वो कौन से हैं। तो कुछ प्रमुख बातें हैं जिनको आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके बाद कमिंग लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की हो चाहे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की हो, इनको पढ़ेंगे। अभी उसके बाद हम लोगों को इसको अलग अलग पढ़ना होगा कि कौन कौन से कारक हैं, भौतिक, अकार्बनिक, कार्बनिक, उन कारकों का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, बेसिकली तापमान को लेकर के, प्रकाश को लेकर के, खनिज, गैसें और जो कार्बनिक हैं ये पार्ट, इन सब को लेकर के हमें बहुत एक्सप्लेन करना है अच्छे से, क्योंकि इनके बीच से क्वेश्चंस आते हैं कैसे ये प्रभाव डालते हैं पारितंत्र पर। तो इनको भी लेकर के एक लेक्चर पूरा आएगा। इसके बाद हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ये अपने आप में, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र की जो प्रकारिकी है, कारिकी है, उसमें ऊर्जा के स्रोत, पारिस्थितिकी उत्पादकता, पोषण स्तर, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, जैव संचयन एवं आवर्धन, पारिस्थितिकी पिरामिड, ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, पारिस्थितिकी दक्षता, पारिस्थितिकी पदछाप, निकेत, ऐसे कई टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो पढ़ेंगे सीरियल से, समझेंगे, परेशान नहीं होइए। जो आपकी कमिंग जो एग्ज़ाम है अभी, उनके पहले आपके कुछ लेक्चर्स आपको ज़रूर ऐसे मिल जाएंगे जिनको कि आप बहुत ईजिली हैंडल करते हुए आप एक बार सुने भी रहेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके इस तैयारी में एक मील का पत्थर साबित होगा। और आइए शुरू करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले अगर आप प्लेलिस्ट में आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो उसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट का मिलेगा पार्ट, जहां पर आप देख सकते हैं पॉलिटी के सारे लेक्चर्स हैं लगभग। इसके अलावा हिस्ट्री भी कंटिन्यूसली आपको मिलेगा, भी मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो ये सब आप वहाँ से ईजिली दे सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है डेली जो आप टॉपिक पढ़ते हैं, तो आप इस जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, उसमें सारे लिंक प्रोवाइडेड होते हैं
कि जो चीज़ आप चाहते हैं वहाँ से उस लिंक के जरिए आप पहुँच सकते हैं। तो बिना समय अपना अधिक लिए आपका मैं शुरू करता हूँ आपका आज का टॉपिक पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। ज़्यादा इसमें बिना कोई कहानी शुरू किए मैं आपको सीधे ले आता हूँ क्वेश्चन पर। पहला एक टर्म आता है इकोलॉजी शब्द, किसने दिया? तो अर्नेस्ट हैकेल 1869 में। एकदम सीधा सीधा, फिर बात करेंगे आगे जहाँ कॉन्सेप्ट है वहाँ पे। दूसरा इकोसिस्टम शब्द की उत्पत्ति जो होती है वो किसने सबसे पहले शब्द दिया, किसने प्रयोग किया? तो एजी टांसले 1935 में। तो 1869 और 1935 दो डेट है आपकी। पहला नाम है इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकेल और दूसरा है एजी टांसले 1935 में। तो ये दो नाम है इकोलॉजी को लेकर के, इकोसिस्टम को लेकर के। अक्सर कर वनडे एग्जाम या हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता रहा है, तो कॉमन क्वेश्चन हो गया है और लगभग सभी को पता भी होता है। आइए जानते हैं क्या है पारिस्थितिकी तंत्र। तो हमारे जो जैविक अजैविक घटक हैं उनके बीच में जो भी भौतिक रासायनिक अभिक्रियाएं उनमें जो होती हैं उनके मध्य जो अंतर संबंध हैं उन्हीं का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र। एक डेफिनेशन देख लेते हैं। जीवमंडल के सभी संघटकों के समूह जो पारस्परिक क्रिया से में सम्मिलित होते हैं को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। कुल मिला के आप समझें कि जो भी आपका बायोटिक एबायोटिक है, एनर्जी से मिल करके उसका जो एक तंत्र बनता है, जो एक इंटरैक्शन होता है, उसी इंटरैक्शन को ही हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, उसकी स्टडी को। अब इनसे क्वेश्चन हमारे कहाँ से बनते हैं वो शुरू होता है यहाँ से। हमने अभी आपसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही बोला, ऐसे ही ओरल बोल दिया। कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा। आइए जानते हैं यहाँ से कि हमारे क्वेश्चन कैसे उठाते हैं। पहले जानते हैं इनकी विशेषताएं क्या हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र हमेशा कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होता है, क्योंकि इसमें जो जैविक क्रियाएं होती रहती हैं कंटिन्यूअसली, उसमें ऊर्जा का निवेश होता है, चाहे वो पदार्थ हो चाहे ऊर्जा हो। वो मुक्त भी होती है, एक चक्रीय अवस्था होती है। तो इसमें हमेशा एक्टिविटी होती है। जिस दिन वो इसमें एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, इसका मतलब वह पारिस्थितिकी तंत्र समाप्त हो गया। तो पारिस्थितिकी तंत्र तभी होगा जब वह क्रियाशील होगा। तो पहला टर्म आपका बनता है कि एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। यह स्थलीय भी हो सकता है, जलीय भी हो सकता है। एक खुला तंत्र है। खुला तंत्र का मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि खुला तंत्र है कि बंद तंत्र है। तो इसमें कन्फ्यूजन क्यों? देखिए, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें तालाब का। इसमें ऊर्जा आती भी है और ऊर्जा वापस जाती भी है। पदार्थों का निवेश भी होता है, इनपुट होता है और आउटपुट भी होता है। तो इसमें एंट्री और आउटपुट दोनों है, इनपुट आउटपुट। तो ये क्या है? एक ओपन सिस्टम है। तो ये क्या है? खुला तंत्र है। तो कभी इसमें आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसमें ऊर्जा और पदार्थों का इनपुट आउटपुट होता रहता है, इसलिए क्या होगा? खुला तंत्र होगा। तो दो स्टेटमेंट आपके आते हैं, तो अब इनको ट्रू पे टिक करिए। तीसरा है सुनिश्चित क्षेत्र। अब आप कहेंगे कि जहाँ भी जैविक अजैविक घटक होंगे उनके बीच में अंतर संबंध होगा, तो एक पारिस्थितिकी तंत्र बन गया। जी हाँ, निश्चित रूप से बन गया। लेकिन उनको प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। जैसे महासागर का पारिस्थितिकी तंत्र एक अलग प्रकार का होगा, तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र एक अलग प्रकार का होगा। इसी प्रकार से वन का पारिस्थितिकी तंत्र एक अलग प्रकार का होगा। वनों में ही देखें तो टुंड्रा का अलग होगा, टैगा का अलग होगा, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का अलग होगा, डेजर्ट फॉरेस्ट का अलग होगा। तो इस तरीके से हम देखें तो उनका एक विशिष्ट क्षेत्रीय इकाई होती है, यानी कि उनका एक विशिष्ट सुनिश्चित क्षेत्र होता है। स्थिर समस्थिति होम्योस्टैटिस, ये क्या है? जिन पदार्थों का जो अतीत में थे वो वर्तमान में है और वही भविष्य में रहेंगे। अंतर किस में आता है? उनकी क्रिया, उनके परिमाण, उनके कार्य, इनमें परिवर्तन आता है। तो जो भी एक तंत्र है, आप देखेंगे कि जो श्रृंखलाएं चलती हैं, तो नाइट्रोजन साइकिल को देखेंगे, कार्बन साइकिल को देखेंगे, तो जिस तरीके से वो एक तंत्र में है वो जैसे थी वैसे ही है, वैसे ही रहेंगे और उनके आकार प्रकार में परिवर्तन आता रहेगा। उसमें ऊर्जा का निवेश होगा, वो परिवर्तित होगा, लेकिन एक स्थिर समस्थिति बनी रहेगी। और जब भी उसमें डिस्टर्बेंस होगा, जब इसको ज़्यादा डिस्टर्ब किया जाएगा, तो वहीं पर आ जाता है पारिस्थितिकी अस्थिरता। और जब पारिस्थितिकी अस्थिरता आ जाएगी, तब ये इंडिकेशन हो जाता है कि इस इकोसिस्टम को नुकसान होने वाला है, अब इसको बचाने की ज़रूरत है। तो ये स्टेटमेंट आप ऐसे समझ लें। छठवां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टेटमेंट ये बनेगा कि जो देखिए समझ लीजिए, पहले फिर बताते हैं कि जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ेंगे वैसे वैसे ऊर्जा का उपभोग भी बढ़ेगा। अब इसको कैसे समझेंगे? पोषण स्तर क्या है? पोषण स्तर चार होते हैं।
एक उत्पादक हो गया, उपभोक्ता में 3, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो देखिए क्या है, जो उत्पादक हैं वहाँ से जो शाकाहारी हैं उनसे लेंगे ऊर्जा, उसके बाद जो प्राइमरी कार्निवोरस है, उसके बाद जो उनके ऊपर है टॉप लेवल के कार्निवोरस, तो वो लेंगे। तो देखिए पोषण स्तर जो होते हैं जैसे जैसे वो नीचे से ऊपर जाएगा वैसे वैसे अधिक ऊर्जा का उपभोग होगा। तो वो स्टेटमेंट क्या बनेगा, स्टेटमेंट ये बनाएंगे कि बढ़ते हुए पोषण स्तर के क्रम में ऊर्जा का क्षय कम होता है, ऊर्जा का उपभोग कम होता है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा, हमने दोनों का एरो बना दिया है, वो स्टेटमेंट आपका गलत होगा। अगर आपको पता है कि इनमें क्या है कि पोषण स्तर जैसे ऊपर जाएगा वैसे ही ऊर्जा उपभोग दूसरा होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि जो टॉप लेवल का जो तृतीयक उपभोक्ता है, यानी कि सर्वोच्च पोषण स्तर पर ऊर्जा का उपभोग अधिक होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जैसे जैसे पोषण स्तर ऊपर उठेगा वैसे ऊर्जा का उपभोग बढ़ेगा। तो इन्हीं में से क्वेश्चंस को, स्टेटमेंट को घुमा फिरा के आपसे पूछते हैं। आप एक बार सॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर उठा के देखिए, आपको ये सब मिलेंगे। पदार्थ गमन चक्रीय रूप में होता है। अभी इस पर हम साइकिल पढ़ेंगे, फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल। तो उनमें हम देखेंगे किस प्रकार से इनका एक साइकिल चलता है। जैसे आप वाटर साइकिल को देखते हैं कैसे आता है, वैसे इनका भी चक्रीय रूप होता है। तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ही हमारे टॉपिक में है। तो इनमें एक चक्रीय रूप में चलता रहता है, क्योंकि ये चक्रीय रूप में चलेगा तभी जो होमोस्टैटिस है वो बना रहेगा, और इनमें कोई डिस्टर्बेंस होगा तो नेचर जो होती है उसको बैलेंस कर लेती है। तो 7 बातें इंपॉर्टेंट थी। कार्यशील, खुला तंत्र, सुनिश्चित क्षेत्र, स्थिर समय स्थिति, पोषण स्तर बढ़ेगा तो ऊर्जा उपभोग का स्तर भी बढ़ेगा, पदार्थ गमन चक्रीय रूप में, ये हमने पढ़ा विशेषताएं। उम्मीद करता हूं कि अगर अब विशेषताओं से रिलेटेड स्टेटमेंट आया तो आपका गलत नहीं होगा। आइए चलते हैं आगे। क्या है घटक? घटक बेसिकली देखें तो जैविक अजैविक होते हैं, लेकिन इनके बीच में संबंध जो होता है, इसमें ऊर्जा का जो संचार होता है वो सौर ऊर्जा से होता है। तो तीसरा इसमें महत्वपूर्ण घटक हो जाता है ऊर्जा। वैसे आपको जनरली 2 ही घटक देखने को मिलेंगे, लेकिन 3 घटक हैं। कौन से? अबायोटिक, बायोटिक और एनर्जी। इन तीनों के बीच में जो चक्रीय रूप है, तीनों के बीच में जो अंतर संबंध है, उसको कहते हैं होलोकाइनेसिस। ये एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें सीधे सीधे जो इनके प्रमुख घटक हैं उनके बीच में जो अंतर संबंध है अजैविक, जैविक और ऊर्जा, इनके बीच में जो अंतर संबंध है उसको क्या कहेंगे? होलोकाइनेसिस। अब इनमें कौन कौन से घटक हैं? दरअसल ये घटक जो हैं एक पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करते हैं। इन्हीं के बीच बीच से क्वेश्चन आएंगे। हमने आज पहला लेक्चर लिया है तो बहुत कॉमन टॉपिक रखा हुआ है, तो आप ये ना समझें कि ये ऐसे ही आपको पढ़ के निकल जाना है। एक्चुअली वो बेसिकली यहीं से पूछेगा कि तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को लेकर सवाल आएगा, तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर। तो अभी तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ कि ग्लोब पर वो सवाल पूछेगा कि उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ने पर पारिस्थितिकी उत्पादकता में कमी होगी, वृद्धि होगी, समानता रहेगी। इस प्रकार के स्टेटमेंट पूछे जाएंगे। अब ये तो हम आपको पढ़ाएंगे पारिस्थितिकी उत्पादकता में, लेकिन आप लॉजिक कैसे पकड़ेंगे? आप तापमान देखिए, फैक्टर कैसे आएगा? जब आप निम्न अक्षांशों से यानी कि 0 डिग्री से जब हायर लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे, उच्च अक्षांशों की तरफ, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, तो होगा क्या? तापमान में आपकी कमी आएगी। आप जानते हैं कि जो तापमान है वो जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो तापमान में कमी आती है। ये अलग बात है कि कुछ ऐसे मध्य अक्षांश है जहाँ पर अधिक 30 से 35 में अधिक सूर्य तप मिलता है, लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उच्च अक्षांशों में तो तापमान में कमी आएगी। जब तापमान में कमी आएगी तो क्या होगा? ऊर्जा का उसमें संचार कम होगा, तो पारिस्थितिकी तंत्र में विविधता जो है वो कम होगी, उसकी उत्पादकता भी कम होगी। तो आपके सवाल ऐसे ही अनगिनत आएंगे बीच बीच से। तो तापमान के ऐसे 7 से 8 लगभग प्रभाव हैं, मैं आपको अलग से वो डिस्कस करूंगा। आइए देखते हैं अभी यहाँ से कॉमन क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रोटीन जो है वो कौन सा कारक है? कार्बनिक, अकार्बनिक, जैविक, ऐसे लेके आपसे एक वनडे एग्जाम का क्वेश्चन होता है। तो अब आप देख लीजिए कि इनमें कौन सा है। भौतिक जो हमारे कारक हैं वो तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति। अकार्बनिक में देखते हैं कौन कौन से हैं, तो जल, गैसें, मिट्टी, खनिज, चट्टान। अभी केवल कॉमन देख लें, अलग से हम लोग इसको पढ़ेंगे। कार्बनिक में देख लेते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि वसा जो है वो
पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा घटक है, किस प्रकार का घटक है। वो अजैविक पूछेगा, जैविक पूछेगा, या कुछ और पूछ सकता है, भौतिक पूछ सकता है, कार्बनिक जैविक, इस तरीके से पूछ सकता है। गैसों में पूछ सकता है, खनिज में पूछ सकता है, तापमान में पूछ सकता है। तो आप एक थोड़ा सा डिवीज़न अपने माइंड में रख लें, क्योंकि एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जैविक में कौन कौन से होंगे, तो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उपभोक्ता में भी 3 लेवल होते हैं, मैंने आपको बताया कि प्राथमिक स्तर, द्वितीयक स्तर और तृतीयक स्तर के उपभोक्ता। ठीक है, तो यही उत्पादक और ये 3 स्तर मिलकर पोषण स्तर बन जाते हैं बाद में। और डिकम्पोजर होते हैं अपघटक। तो इनको लेकर के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको मैं पढ़ाऊंगा अभी, अपघटक को आगे अपने टॉपिक में लेके आऊँगा। तो ये कभी बेसिक मोटा मोटा है यहाँ पर जो आपको पढ़ने को मिला, केवल वर्गीकरण। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन, एक इनके अंतर संबंध को क्या कहते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से जो प्रमुख है वो किस डिवीज़न का पार्ट है। ठीक है, अभी यहाँ से हमने आपको 3 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। एक तो इनमें से कोई वर्ड पूछा जाए, दूसरा हमने आपको क्वेश्चन पढ़ाया है कि इनकी विशेषताओं को लेकर क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आप सही करेंगे। तीसरा हमने पढ़ाया है इनके अंतर संबंधों को क्या कहते हैं, और चौथा हमने पढ़ाया है कि इनके डिवीजन से अगर क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे। तो अभी आज आपने अगर इतना पढ़ा है तो आपके 4 क्वेश्चन क्लियर है। आइए आगे चलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, पारिस्थितिकी तंत्र के नियम। क्योंकि ये जितने हैं ये हमेशा पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते रहेंगे, इनको समझना भी जरूरी है। आइए देखते हैं क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र का एक निश्चित नियम होता है। कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र अपने आप में एक नियम के अनुसार संचालित होता है। पहला नियम है सबसे बड़ा एक रूपतावाद का नियम। ये एक रूपतावाद है क्या? एक रूपतावाद का नियम जो है वो ये देता है कि इसमें जितने भी पदार्थ हैं उनका चक्रीय रूप से आगे इसमें चलता रहता है प्रवाह। तो इसमें एक रूपता निरंतर बनी रहती है। जो भी प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो उन पे चारों तरफ से अपना प्रभाव डालते हैं और ये उस पर समान बना रहता है। तो एक रूपतावाद का नियम इस पर लागू होता है। किसका नियम है ये? पारिस्थितिकी तंत्र का। दूसरा देखते हैं वो क्या है, ऊर्जा प्रवाह का नियम। ऊर्जा प्रवाह का नियम वास्तविकता में ये है कि इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। कैसे होता है एक दिशीय? जैसे देखिए, उत्पादक में एनर्जी आती है, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, यहाँ से अपघटक के पास जाती है और अपघटक उसको क्या करता है, उस ऊर्जा को फिर से वापस नेचर को प्रोवाइड कर देता है। तो आप देखें जो ऊर्जा का संचरण है वो कैसा है? एक दिशीय है। तो ऊर्जा का जो प्रवाह का नियम है वो कैसा होगा? एक दिशीय। तो ये पूछा जाता है कि ऊर्जा का जो प्रवाह है वो कैसा होता है, तो एक दिशीय। इसके बाद तीसरा नियम आता है 10% का नियम। ये क्या है 10% का नियम? क्या है 10% का नियम? ये है कि जैसे यहाँ यहीं पर आप देख लेते हैं, एक स्तर से दूसरे स्तर में जो ऊर्जा जाती है, जितनी ऊर्जा इसके पास है उसका 10% ही यहाँ पहुँचती है ऊर्जा। फिर इस स्तर से जब यहाँ पर वो जाएगी, उसको ऊर्जा ग्रहण करेगा, जब इसको चूंकि वो उसका उपभोग करेगा तो उसके पास जो ऊर्जा जाएगी जितनी इसके पास थी उसका 10% ये, और उसके बाद जो इसके पास एनर्जी होगी उसका 10% ये। तो आप देखें तो इसमें हर स्तर पर जो ऊर्जा मिलती है उसके ऊपर वाले को उसका 10% ही मिलती है। तो ये 10% का नियम है। कई बार पूछा गया है कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पर अपने पिछले स्तर का कितना ऊर्जा उसे प्राप्त होती है, तो 10%। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको याद रखें। अब ऊर्जा का सापेक्षिक ह्रास। ऊर्जा का सापेक्षिक ह्रास का मतलब क्या हुआ? ये क्वेश्चन यही था। जैसे जैसे पोषण स्तर में वृद्धि होगी वैसे वैसे उसका सापेक्षिक ह्रास जो है वो बढ़ता रहेगा, यानी कि उच्च स्तर के पोषण में जो है ऊर्जा का ह्रास अधिक होगा। तो सापेक्षिक ह्रास जो है वो अधिक होता रहेगा। ये इसमें आप पढ़ेंगे। समस्थिति क्रियाविधि, होमोस्टैटिस मैकेनिज्म। इसमें क्या है कि यदि कोई पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न होता है, किसी प्रकार की आकस्मिक घटनाएं घटित होती हैं किसी पारिस्थितिक तंत्र में, भूकंप के जरिए, ज्वालामुखी के जरिए, किसी प्रकार से, या मानव हस्तक्षेप के जरिए, तो प्रकृति उसको फिर से संतुलित करती है, उसको समायोजित करती है और प्रकृति उसे फिर से बनाए रखती है। यदि मानवीय हस्तक्षेप या इस प्रकार की गतिविधियां अधिक हो जाएं कि वह जो ये समस्थिति क्रियाविधि है, होम्योस्टैटिस मैकेनिज्म है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो पारिस्थितिकीय अस्थिरता आ जाएगी और वो इकोसिस्टम नष्ट हो जाएगा। तो इनमें से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपसे हमेशा क्वेश्चन बना बना के पूछे जाएंगे। बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, केवल इनको सुन लीजिए एक बार,
आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन अभी आज आप पेपर उठाइएगा और आप देखिए अगर ये 5 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप डेफिनेटली सही करेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग आगे भी लेके आएंगे जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि यह तो आज का फाउंडेशन लेक्चर था जहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो आज क्वेश्चंस थोड़े यहाँ से कम हैं, लेकिन जब आगे चलेंगे तो उनमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तो एंजॉय करेंगे आप क्लास को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लास है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो बहुत आपके लिए उपयोगी हो सके। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में इन टॉपिक्स को लेकर के, कि जैसे एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और फिर देखिए दोस्तों कैसे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और कैसे आपके जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो क्वेश्चन हैं, जो मार्क्स हैं, वो आपके होते हैं। तो पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय।